हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीएस पाठशाला। एसीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। एज एन एजुकेटर मैंने ये नोटिस किया है और आपने भी अपने सीनियर से जाना होगा कि जो 11th के टॉपिक होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को। तो इसके कारण क्या होता है, जो 10th में जो बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं उनकी परसेंटेज एकदम ड्रॉप हो जाती है 11th में। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो 11th के जो टॉपिक्स हैं जैसे वेक्टर हो गया या मैकेनिक्स हो गई, वो 10th से रिलेटेड नहीं होते और ये क्या मांगते हैं, ये डीप अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने रट लिया, ठीक है, या लास्ट दिन पढ़ लिया तो आपके अच्छे स्कोर आ गए। इसमें आपको पूरा एक एक शब्द समझना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा इसका मीनिंग जानना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन आप मतलब इसका आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है एक, और एक डायरेक्शन मिल जाता है। मान लो आप साइकिल चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, तो अगर आपकी स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर तो एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हुई। इनकम्प्लीट मतलब 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड तो हो गई, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं है कि आप किस साइड जा रहे हो। तो डायरेक्शन क्या करता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अगर आपका इंफॉर्मेशन में डायरेक्शन नहीं है तो मतलब वो एक आपका स्केलर क्वांटिटी हुई, और अगर आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो मतलब वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। तो वेक्टर के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो इसका एक टेल वेक्टर होता है और एक इसका हेड होता है, ठीक है। जैसे एक तीर बनाया है या एरो बनाया है, तो एरो में आपका एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपका टेल हो गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, टेल हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया हेड हो गया वेक्टर का, ठीक। और यहां से यहां तक की लेंथ जो होती है उसको आप अगर मेजर करोगे उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो हम वेक्टर समझ गए, वेक्टर क्या होता है ना, उसका डायरेक्शन होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। अब आती है बात आगे कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। तो आपके 11 तक जो हैं वो हैं दो टाइप के, एक होता है 1D वेक्टर और एक होता है 2D वेक्टर। जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे या थ्योरी आएगी वो इसी के ही रिलेटेड आएगी, ठीक है। ये 1D वेक्टर और 2D वेक्टर डायरेक्शन बेस्ड है। मतलब अगर सिर्फ एक डायरेक्शन है, या तो एक्स एक्सिस से पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वो होगा आपका 1D वेक्टर। अगर जो आपका वेक्टर है वो इंक्लाइंड है, ठीक है, मतलब झुका हुआ है एक्स एक्सिस के थ्रू या फिर वाई एक्सिस के थ्रू, तो वो होता है 2D वेक्टर। 1D वेक्टर में क्या बताया था मैंने आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार जो इधर साइड मूव कर रही है, ठीक है। मान लो अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, आपकी जो रोड का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है, तो कार उसमें मूव कर रहे हैं तो होते हैं 1D वेक्टर। जैसे इसके एग्जाम्पल है आपके मोशन ऑन ए स्ट्रेट रोड, लिफ्ट मूविंग अप एंड डाउन। लिफ्ट आपकी देखिए वर्टिकल मूव करती है ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। अ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, मतलब ट्रेन है जो वो मूव कर रही है स्ट्रेट ट्रैक में। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस के थ्रू जो एंगल होगा वो 0 डिग्री बनेगा, और उसी वेक्टर का जो वाई एक्सिस से एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड वेक्टर में। होता है देखो 2D वेक्टर। 2D वेक्टर जो है वो आपका जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या 45 डिग्री सॉरी, ठीक। तो ये यहां से 45 डिग्री झुका हुआ है और यहां से 45 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो ये 2D वेक्टर हुआ, ठीक। जैसे अगर इसका हम ये देखो, ये आपका 2D वेक्टर हुआ एक, ठीक है। इसका एरो ऐसे साइड बना हुआ है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अगर किसी को फ्रीली फेंकेंगे किसी स्टोन को या फिर एरो को या फिर ऑब्जेक्ट को, तो इस तरह का मोशन दिखाएगा जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपकी वेलोसिटी है, कहीं से भी आप टेंजेंट लो या तो यहाँ से लो या फिर यहाँ से लो, तो वो जो वेक्टर होता है वो होता है 2D वेक्टर। जैसे कुछ और एग्जांपल, अ बोट क्रॉसिंग अ रिवर, मतलब आपके बोट है वो रिवर क्रॉस कर रही है, तो बोट जो होती है वो इस ऊपर साइड भी हिलती है और इस साइड भी हिलती है, तो वो आपका 2D वेक्टर हुआ। विंड ब्लोइंग एट एन एंगल, मतलब विंड ब्लो कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यही आपकी विंड हुई, तो ये क्या कर रही है, किसी एंगल के तहत ब्लो कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो ये भी आपका 2D वेक्टर का एग्जांपल हुआ।
तो अब हम 1D वेक्टर और 2D वेक्टर समझ गए। तो अब हम चलते हैं कि ऐड करना है, कैसे करना है वेक्टर्स को। पहले हम सीखेंगे कि 1D वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, वन डायमेंशनल। जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक 1D वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10। अब मैग्नीट्यूड हमने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, अभी ग्राफ में भी अगर देखेंगे हम तो 10 है। ये कोई वेक्टर नहीं है, ये इसका एक रिजल्टेंट है। मतलब अगर रिजल्टेंट ए वेक्टर जो है अगर, तो एक ही रिजल्टेंट आएगा उसका, मतलब जितनी उसकी लेंथ उतनी ही। अब हम यहाँ पे दूसरा वेक्टर लिया, अभी हम दूसरा वेक्टर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये 10 मैग्नीट्यूड का है। अब हमने यहाँ से एक वेक्टर उठाया 5, ठीक है, बी में वेक्टर 5 कैसे पता चला हमें मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 है, ठीक। तो इसको हम प्लस करेंगे। तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से वेक्टर को उठा के यहां रख देंगे, ठीक है। ये कर दिया, ये आपका। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ बनेगी वो बनेगा रिजल्टेंट, ठीक। क्या किया हमने, यहां से वेक्टर को उठाया और यहां से यहां मूव कर दिया। अब जब भी हम वेक्टर को उठाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको हम ऐसे मूव कराते हैं कि इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। पहले ये 5 था, अभी भी ये 5 होना चाहिए, ठीक। तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 15, तो आपका रिजल्टेंट जो आ गया वो आ गया आपका 15, ठीक है। अगर हम इसको मान लो अभी हम आगे देखेंगे, आगे वीडियो में देखेंगे हम अभी। हमने क्या किया, तीसरा वेक्टर लेंगे अभी हम। ये देखो तीसरा वेक्टर आया, ये कितने मैग्नीट्यूड का है, 5 मैग्नीट्यूड का है, ठीक। तो ये देखो ये 5 मैग्नीट्यूड का है। यहां से यहां तक की लेंथ, हमेशा वेक्टर की लेंथ जो नापते हैं वो नापते हैं उसके टेल से, उसकी पूंछ से लेके उसके हेड तक। ये भी 5 का ही है। तो अब इसको प्लस करके देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, इन सबको प्लस करके। देखो ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है 20, ठीक। तो ये प्लस हुआ इसमें और इसमें। तो मतलब अगर मान लो एक सेकेंड, ये हमारा अगर 5 का था ये वाला, ठीक है, और ये हमारा एक और 10 का था, और ये भी हमारा 5 का था। ये आपका 10 का हो गया, ये आपका 5 का हो गया, ये आपका 5 का हो गया। 10 का जो होगा वो हमेशा लेंथ में थोड़ा ज़्यादा बनेगा, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है ना आपके लिए, 10 का ज़्यादा बड़ा बना रखा है। 5 का उसके आधा होगा, और ये वाला भी। तो ये वाला जो आपका 10 है यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे एक वेक्टर लगाया 5 वाला, और इसके आगे एक और वेक्टर लगा दिया 5 वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई आप देख सकते हो, 20। तो आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका 20 यूनिट्स। अब आगे मूव करते हैं। देखो एक सेकेंड, हाँ ये तीसरा वेक्टर लिया अभी हमने, देखो 20 आया ना यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हमने जो है आपका, ये देखो ये सेकंड वेक्टर को हमने पीछे मूव कर दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कब हमें प्लस करना है रिजल्टेंट में, कब हमें माइनस करना है। अब जैसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ आपके लिए, ये मिटा दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने रिजल्टेंट निकालना है, यहाँ पे तो रिजल्टेंट निकाल के दे रखा है, लेकिन आपने रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो आपको सीखना है। देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 10, ठीक। अब ये 5 है। अब इसको ऐसे मूव करना है कि इसका मैग्नीट्यूड भी मिस ना हो, मतलब इसका साइज चेंज ना हो। तो ये हमने यहाँ से पेन चुना, यहाँ पे रखा है इसको, यहाँ पे ये बनाया, ठीक। जो दूसरा वेक्टर रखते हैं वो हमेशा पहले वेक्टर के हेड में रखना पड़ता है। ये देखो ये रखा हमने, दूसरे वेक्टर की जो टेल होती है वो पहले वेक्टर के हेड से जुड़ती है, ठीक। और ये आपका 5 तक है। तो ये वाला हिस्सा एक तरीके से कैंसल आउट ही हो गया, तो बचा गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इससे हमें एक चीज ये पता चली कि जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होता है, एक का मैग्नीट्यूड माइनस दूसरे का मैग्नीट्यूड।
और जब जो पहले कंडीशन थी एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लो 3 है और इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका डायरेक्शन मान लो उल्टा है तो ये अलग डायरेक्शन में हो गए। ठीक, तो 3 - 2 1 बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी वो आ गया रिजल्टेंट। अब हम चलते हैं कि 2D वेक्टर कैसे ऐड करना है। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया। अभी देखो, अब हमने तीसरा वेक्टर भी ले लिया। ठीक है, 1D वेक्टर में कितने भी वेक्टर आप ऐड कर सकते हो। एक बार अगर आप समझ गए कैसे करना है ऐड ना, तो आप कितने भी वेक्टर्स कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है। तो अगर हम इसको ही यहाँ रखेंगे, इस वाले को यहाँ पे रखेंगे, तो ये ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, इसका आप हेड और टेल नोट करना कहाँ कहाँ पे। इसको यहाँ रखेंगे तो इसको ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, तो आपस में ये इक्वल मैग्नीट्यूड है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो पहले का मैग्नीट्यूड था वही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, तो 10 आया। तो ऐसे हमने 3 को ऐड कर दिया है। चलो अब आगे चलते हैं। ये थीटा ये बताना चाह रहा है कि 0 मतलब एंगल 0 बना रहा है। अगर हमारी मान लो इधर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वेक्टर मैंने रखा है ऐसे, ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो एंगल होगा ये 0 होगा ना, तो इसलिए यहां पे आएगा 0 थीटा। अगर मान लो उल्टा रख दिया, ऐसे रख दिया ये, तो यहां से एंगल काउंट होगा, ये होगा 180 डिग्री आपका। ठीक, तो ये एंगल भी नोट करना पड़ता है। या तो आपका 0 डिग्री बनेगा पैरेलल वेक्टर में, 1D वेक्टर में, या फिर एक्स एक्सिस के 180 डिग्री बनेगा। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हम 1D वेक्टर समझ गए, अब 2D वेक्टर समझते हैं। 2D वेक्टर को प्लस करना इजी भी है और मुश्किल भी है। इजी इसलिए है क्योंकि एक बार आप समझ गए तो आप आपको चाहे कितने भी वेक्टर दे देंगे, 1 2 3, अब हमेशा प्लस कर दोगे। मुश्किल ये है कि अगर आप आसान सा भी समझ नहीं पाए, अगर आपने मान लो आपको ये नहीं पता कि एंगल कितना होता है, टेल क्या है, हेड क्या है, आपने पहले की चीज़ सही से देखी नहीं, तो आपको ये मुश्किल ही लगेगा हमेशा। चाहे आपको 1 भी दे दिया तो भी मुश्किल लगेगा, 2 वेक्टर दे दिए प्लस करने को तो भी मुश्किल लगेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम 2D वेक्टर कैसे प्लस करते हैं। ये हमने पहला वेक्टर रखा 10 मैग्नीट्यूड का, ये मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये आपका वेक्टर का टेल है, ये आपका वेक्टर का हेड है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगा आपका मैग्नीट्यूड। ये 0 डिग्री दिखा रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस साइड। अगर ये मान लो इस साइड होता तो ये 180 डिग्री दिखाता है यहाँ पे। ठीक, पहला वेक्टर रखा। अब हम इसमें दूसरा वेक्टर रखेंगे। अब देखो, कभी कभी बुक में ऐसे भी दिखाता है, ये इसका रिजल्टेंट दिखा रहा है अभी, तो ये तो छोड़ दो आप। ये मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये जैसे, ठीक है, ये एक पहले ऐसे रखा हुआ है और दूसरा ऐसे था कहीं। ठीक, तो इसके एंगल मान लो 45 डिग्री था। तो एक वेक्टर में ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम होता है, वो क्या कहता है, अगर वेक्टर को हम पैरेलली मूव कर रहे हैं तो वेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब वो कर सकते हैं हम पैरेलली मूव। पैरेलली मतलब उसका एंगल जितना पहले था एक्स एक्सिस से उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 45 डिग्री था तो यहाँ पे 45 डिग्री दिखाना चाहिए। तो ये हमने इसलिए ऐसे, अभी ये 54 दिखा रहा है, अभी हम इसे चेंज करेंगे इसका एंगल और फिर हम दिखाएंगे रिजल्टेंट कैसे निकालना है। ठीक है, 45 डिग्री से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साइन का 45 डिग्री जो एंगल निकालना वो आसान होता है। ठीक है, आप किसी भी मान लो 30 डिग्री 60 डिग्री किसी में भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आपको वैल्यू भी दी रहेगी कि वैल्यू कितनी है। अभी आपको समझ में आ जाएगा बाद में।
ये हमने एक सेकेंड मिटा देते हैं पहले का। हाँ, यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं है ना, रिजल्टेंट मिटा रखा है ताकि आपको सही से दिखे। ये देखो, रिजल्टेंट का आपका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर क्या हुआ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बी स्क्वायर क्या हुआ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे 7.1 है। यो यहां से यहां तक की लेंथ है। लेंथ हमेशा ऐसे ही मेजर नहीं करनी कि एक्स एक्सिस में कितना आपका इंक्लाइंड है, नहीं, वो इसका कंपोनेंट होगा जो आगे बताया जाएगा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यहां से यहां तक अगर डायगनली तो डायगनली लेंथ मेजर करनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको नोट करना है ये, ठीक है। थीटा यहाँ पे हुआ क्या, इसका और इसके बीच में एंगल। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप वेक्टर को पैरेलली मूव करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये वेक्टर यहां हुआ और यहां हुआ तो बात एक ही है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो यहां पे लिया जाता है कॉस थीटा में, ये बात ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने 10 स्क्वायर प्लस 7.1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, एक सेकेंड, 2 इंटू 10 इंटू 7.1 कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू दी जाएगी। आप अभी मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो उसमें भी आप समझोगे कॉस 45 क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये मैथ्स के लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है, तो इसलिए आप ध्यान से देखना है इसको। 10 को इनकी वैल्यूज रखी 100, 7.1 की वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, ठीक। ये आ गया आपका 250.9 अंडर रूट में, जो कि आपका होता है 15.8। तो ये हमने समझा कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक। आगे हम देखेंगे कि कंपोनेंट वेक्टर क्या चीज होती है और कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर। पहले तो ये जान लेते हैं कंपोनेंट्स होता क्या है। कंपोनेंट्स होता है कि इंक्लाइंड वेक्टर या 2D वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में उसके पार्ट्स कि मतलब उसका झुकाव इस साइड और इस साइड क्या क्या है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये वेक्टर है, यहां से हमने इसकी लाइटिंग की, मतलब उसने लाइट मारी, तो यहाँ पे उसकी जो शेडो गिरेगी वो कितना आएगी, और यहाँ पे अगर यहाँ से लाइट करिए यहाँ से, तो यहाँ पे जो उसकी शेडो है वो कितने लेंथ की आएगी, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। अगर एक्स एक्सेस में देख रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सेस में देख रहे हैं तो वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमने ए बी वेक्टर लिया है, ये अभी बने नहीं है, ये भी बनाएंगे बाद में। ए बी वेक्टर लिया है, ठीक है, जो जिसकी मैग्नीट्यूड है 17, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ। ये मैंने बहुत बार बता दिया। ये हुआ आपका टेल, मतलब पूंछ वेक्टर का, और ये हो गया आपका हेड, मतलब हेड ऑफ वेक्टर का, मतलब सर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप देखोगे मैथ्स में भी, और अभी भी आप समझ लो, जैसे मैथ्स में पढ़ोगे ना आप ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे 45 डिग्री, तो इसके जो अपोजिट वाली साइड होती है, अगर यहां से मैंने पेन उठाया, ठीक है, इसके जो अपोजिट वाली साइड होती है तो इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखना, मैथ से भी आपके काफी इंपॉर्टेंट काम आएगा। और ये होता है आपका बेस, ठीक है। ये बदलते रहते हैं, एक ही ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अलग हो सकता है और बेस भी अलग हो सकता है। मान लो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स जो है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक। तो अभी तो इसकी ही बात हो रही है 45 डिग्री यहां से, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ठीक है। तो हमें बेसिकली कंपोनेंट में इनकी ही वैल्यूज निकालनी है। अभी इसके डायरेक्शन में आपको बाद में बता दूंगा इसके डायरेक्शन कैसे सेट करा जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसका डायरेक्शन उल्टा सेट कर दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ऊपर सेट कर मतलब इसका डायरेक्शन नीचे सेट कर दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स में कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रही है, हम जानते हैं फोर्सेस वेक्टर है क्योंकि उसका डायरेक्शन होता है। मान लो 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड लग रही है, ये डाउनवर्ड लग रही है, ऐसे वेलोसिटी की बात होगी आगे। तो उसमें क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा जो आगे बताया जाएगा। तो उसमें भी कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ कंपोनेंट समझ रहे हैं। तो आपका साइन 45 लगाया हमने, ठीक है। साइन 45 का बेसिक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये साइन 45 के लिए ही नहीं है, साइन थीटा के लिए भी है, एक जनरल फॉर्म है साइन थीटा। तो थीटा मान लो एंगल है यहाँ पे, तो
ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये लिखा है मैंने BC, और ये है आपका AC। ठीक है, ये आपका AC होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, ठीक है, आगे करते हैं। अब देखो इसकी वैल्यूज, sin 45 BC अपॉन 17, ये BC हमें निकालना है। ठीक है, जो कि आपका ये y कंपोनेंट बताएगा। ठीक है, sin 45 BC अपॉन 17, sin 45 की वैल्यू आपको मैथ में बताई जाएगी टेबल में, वैसे तो 1/√2 होती है। ठीक, इसकी वैल्यूज रखी, देखो BC 17 टू sin 45, अब यहाँ पे आगे 1/√2 आएगा। ठीक, 0.70 होती है इसकी वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई किया इससे तो आपका बना 12.0227, जो कि हो गया आपका BC वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट तो हमने निकाल दिया, अब हम इसका दूसरा कंपोनेंट निकालेंगे। दूसरे कंपोनेंट के लिए हम cos 45 की फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा। cos थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और यह हो गया आपका बेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका बेस हो गया आपका AC। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था, और A भी आपका 17 ही हुआ। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 ही होती है sin 45 के बराबर। तो अगर हम इसको आगे देखेंगे, 17 cos 45, 17/√2। ठीक है, तो ये भी आएगा आपका 12 पॉइंट उसके बराबर ही आएगा लगभग। अब हमने इसके कंपोनेंट्स तो निकाल दिए, लेकिन डायरेक्शन मैंने कैसे सेट किए हैं वो भी बताया नहीं है, तो डायरेक्शन जानते हैं। डायरेक्शन जो होते हैं वो आपका ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हैं, वेक्टर के ट्राइंगल लॉ को। ठीक, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर 3 वेक्टर है, ठीक है, 2 वेक्टर को ऑर्डर में लिया गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये पहन लिया ऐसे मैंने। ठीक है, ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे, यहां से यहां गए, यहां से ऊपर को गए। तो तीसरा वेक्टर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा जो इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दे। मतलब जो तीसरा वेक्टर जो बनेगा वो ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा ना ऐसे में। तो तीसरा वेक्टर जो बनेगा वो ऐसे में बनेगा। तो हमें इन तीनों को ऐसे सेट करना पड़ता है जो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करे। ये एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ वेक्टर और ये ट्राइंगल लॉ, ये जब हम पढ़ाई करते हैं ना 11th में, तो हमें बहुत बेसिक सा लगता है, लेकिन इनका आगे काफी यूज आता है। अगर इसमें हमने समझा नहीं है इनको ठीक से, तो हम मैकेनिक्स कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था आपको ये इस तरह सेट है, ये ऊपर को, तो तीसरा वाला जो वेक्टर होगा वो ऐसे में होगा। ठीक, ये आपका हो गया एक्सिस। अगर मान लो ये वेक्टर यहां था आपका, ठीक, ये एक्सिस हुई, ये वेक्टर यहां था, तो इसके कंपोनेंट जो होंगे वो ऐसे ऐसे करके होंगे। मतलब एक होगा ऊपर को ऐसे में और एक होगा ऐसे में, क्योंकि ये हो गया एक वेक्टर, ये हो गया एक वेक्टर, तीसरा वेक्टर यहां होना चाहिए था ना ऑर्डर के हिसाब से। तो तीसरा वेक्टर ऐसे में होता है जो ऑर्डर को ब्रेक कर दे, मतलब तोड़ दे, इसलिए ये सही है। अगर आपने मान लो ऐसे बना दिया, अगर मान लो इसका डायरेक्शन आपने घुमा दिया इधर को, तो ये कंपोनेंट गलत ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम कंपोनेंट्स को बनाते हैं तो हमेशा हमको ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगली जो वीडियो लाएंगे वो होंगे कंपोनेंट्स के ऊपर, और कि अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो कैसा दिखेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वो कैसा दिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कैसा दिखेगा।